हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अभी घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आपको हम घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं। उसके सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको घर बैठे ही पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा। ठीक है? और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ऊपर टैगलाइन में देख सकते हैं और थंबनेल में दिखा होगा, यह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड वीडियो है। यह स्टैंडर्ड 9th के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इसके कुछ वीडियोस देखते हैं। तो इसके कुछ वीडियोस पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें जाकर एक बार देख लें, जिसकी वजह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। ठीक है? ये कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको दोनों के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ, ये 9th में भी आए और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आ सके। तो चलिए आज देखते हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। हमने अभी पूरा प्रथम विश्व युद्ध देख लिया, हमने उसके कारण देख लिए। हमने पहले सबसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखे, फिर उसके बाद हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा, फिर उसके बाद हमने प्रथम विश्व युद्ध की संधियां देखी और उसका रिजल्ट देखेंगे, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। ठीक है? तो सबसे पहला विश्व युद्ध में क्या-क्या परिणाम आए, उनको देखते हैं। सबसे पहला जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यों का अंत हो गया। साम्राज्यों का अंत हो गया। समझ रहे हो? इसका मतलब ये था कि जितने भी बड़े-बड़े एम्पायर बने हुए थे ना, बड़े-बड़े राजा लोगों ने अपनी ज़मीन जीत-जीत देश बना रखा था कि हाँ, ये हमारा देश है, इसमें हमको रहना है, इसमें हम रहेंगे। तो उन लोगों की एम्पायर धीरे-धीरे क्या होने लगी? खत्म होने लगी। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध में हारने वाले पक्ष की साम्राज्यों का अंत हुआ था। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि युद्ध में पराजित पराजित मतलब हारा हुआ। युद्ध में पराजित केंद्रीय शक्ति, क्योंकि यही हारी थी ना, आपको तो याद ही होगा। केंद्रीय शक्ति, युद्ध में पराजित केंद्रीय शक्ति के देशों सारे साम्राज्य खत्म हो गए। सारे साम्राज्य खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए? अब आइए इस पे बात कर लेते हैं। क्यों खत्म हुए? तो देखिए, जो हारा उसके अंदर एक बड़ा साम्राज्य होता है ना, तो वो छोटे-छोटे कई सारे देशों को अपने अंदर अडॉप्ट करके रखता है। और धीरे-धीरे करके क्या हो जाता है, जब आप हार जाते हो, तो आपका पावर खत्म हो जाता है और जो नया देश आए, उन लोगों ने जितने भी गुलाम देश थे, उन सभी को फ्री कर दिया, उन सभी को आज़ाद कर दिया और इसी वजह से साम्राज्य जो था, वो खत्म हो गया। तो जो जितने भी बड़े 3-4 साम्राज्य थे, वो साम्राज्य क्या हो गए? खत्म हो गए। जैसे अभी हम बात करें, तो केंद्रीय शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, ज़्यादातर में साम्राज्य खत्म हो गए थे, लेकिन केंद्रीय शक्ति में ज़्यादा हुए थे, इसी वजह से इनके जो साम्राज्य थे वो ज़्यादा खत्म हुए थे। जैसे ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन ऑटोमन साम्राज्य जो कहाँ का था? राज्य तुर्की का था। तुर्की का था। ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन, जिसको कुछ लोग क्या नाम देते हैं? ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जिसको कुछ लोग हैप्सबर्ग हैप्सबर्ग साम्राज्य का भी नाम देते हैं। हैप्सबर्ग साम्राज्य, कुछ हैप्सबर्ग साम्राज्य का भी नाम देते हैं। तो हैप्सबर्ग साम्राज्य जो था वो भी खत्म हो गया। आप इसके नाम से ही देख सकते हो, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी का था।
के अलावा अगर बात करना स्टार्ट करें तो रूस का साम्राज्य भी खत्म हुआ था। रूस में जो रोमनोव साम्राज्य था, रोमनोव साम्राज्य, ये भी खत्म हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे कि रूस में तो क्रांति आई थी, उसके वजह से साम्राज्य खत्म हुआ। तो आखिर इवेंट किसके थे? प्रथम विश्व युद्ध के ही थे ना, तो इसीलिए जुड़ा हुआ तो अस्तित्व इन्हीं का मिलेगा। अब इसी टर्म से जुड़ा हुआ एक लाइन बताओ, जब साम्राज्य खत्म होंगे तो क्या होगा? हाँ, जैसे 5 छोटे-छोटे देश हैं और इन पांचों पर एक साम्राज्य काम करता है। ये देश है, देश, ठीक है, और इन पर एक साम्राज्य है, ठीक है। तो ये साम्राज्य इनको कब्जे में किए हैं, तो विश्व के नक्शे पर किसका नाम दिखाया जाएगा? देशों का कि साम्राज्य का? साम्राज्य का दिखाया जाएगा। तो जब साम्राज्यों का अंत हुआ तो ये नक्शा तो खत्म, तो ये वाला सिस्टम तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यानी अब नया मानचित्र बनेगा, नए बनेंगे, ये सारे देशों का नक्शा उसमें आएगा, आएगा कि नहीं? तो इसी वजह से इससे जुड़ा हुआ इसका दूसरा परिणाम देखने को मिलता है कि विश्व के मानचित्र में बदलाव आया। विश्व के मानचित्र समझते हो ना, मैप कहते हैं उसको। मानचित्र में बदलाव, विश्व के मानचित्र में बदलाव आया। तो भाई ये बात भी देखने लायक हो जाती है कि हाँ यार, इनका मानचित्र पूरा का पूरा चेंज कर दिया इन लोगों ने, अपना मैप ही बदल दिया, ठीक है। तो जितने देश हार रहे थे, जितने देश साम्राज्य छूट रहे थे, उनका तो मैप बदलेगा ही। ये तो एकदम मतलब जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ही है। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब रूस का साम्राज्य खत्म हो गया और रूस का मानचित्र बदल गया, तो उस वक्त रूस में एक नई शक्ति जन्म ली थी जिसको लेनिन की शक्ति कहा जाता है। और उसी वक्त रूस में एक नई पावर का जन्म हुआ था जिसको ये कहते हैं कि सोवियत संघ। सोवियत संघ का जन्म। जब रोमनो साम्राज्य टूटा ना रूस पर से, तो भाई रूस का एम्पायर का छोटा मोटा हिस्सा चला गया, लेकिन उससे भी बड़ी और मतलब बोलो कि बहुत बहुत और बहुत बड़ी शक्ति ने जन्म ले लिया, जिस शक्ति का नाम था सोवियत संघ की शक्ति। यह एक समाजवादी विचारधारा वाले लोगों की शक्ति थी जिनका मेन पर्पस क्या था कि यार धीरे धीरे करके अपनी सोच बढ़ाइए, ठीक है। अब युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र जो थे, जो दो देश लड़ रहे थे ना, मैंने पहले ही बताया, मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने युद्ध के समय अपने अलग अलग उपनिवेशों में क्या कर लिया, लगभग अब सब युद्ध में बिजी हैं, किसी के पास टाइम तो है नहीं। तो गुलाम देश के लिए नियम कौन बनाएगा, है कौन बनाने बैठे? तो इसीलिए युद्ध के दौरान स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधान निकाल कर युद्ध के दौरान क्या कर दिया गया, गुलाम देशों को ही अधिकार दे दिया गया कि आप अपने लिए नियम खुद बनाइए, ठीक है। तो इसी वजह से जितने भी उपनिवेश थे उन सभी के अंदर चेतना आ गई, उन सभी में लोग समझदार होने लगे, अपने लिए नियम बनाएंगे तो समझदार तो होंगे ही। उनको लगने लगा अरे पुराना नियम तो इतना घटिया था, अरे पुराने नियम में तो कुछ अच्छा ही नहीं थी, यही नियम बढ़िया है, यही नियम बेटर है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब वो लोग बिजी थे लड़ने में, ये बेचारे लोग अपनी जागरूकता दिखा रहे थे। तो यानी कि चौथा पॉइंट जो हमारा आता है कि उपनिवेशों में जागरण, उपनिवेशों में जागरण मतलब जो गुलाम देश थे वो अब जागरूक हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो अपना नियम खुद बना रहे थे और इसी वजह से ऐसी हालात देखने को पड़ रहे थे। अब आगे अगले टर्म पर चलें तो यहां से जुड़ा हुआ हमारा अगला टर्म निकल के आता है कि प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, सबसे निर्णायक स्थिति किसके आने के बाद होती है? अमेरिका के आने के बाद ही हुई थी। यानी यूरोप की शक्तियां फ्रांस और इंग्लैंड कितनी भी बड़ी हो जाए, सबसे बड़ा महत्व या सबसे बड़ा अस्तित्व किसको दिया जाएगा हमेशा? किसको दिया जाएगा? तो यहाँ पर हम अपने राष्ट्र की बात करें
तो अमेरिका को दिया जाएगा। यानी यूरोप की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि विश्व राजनीति पर विश्व राजनीति पर यूरोपीय शक्तियों की कमी हो गई। यूरोपीय शक्तियों का कमजोर पड़ना। समझ रहे हो क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे करके पावर तो सब अमेरिका के पास जाते जा रही है। धीरे धीरे करके सभी लोग उसी को बोल रहे हैं, धीरे धीरे करके सब लोग वहीं पर जा रहे हैं, वहीं पर सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं। तो जितने लोग वहां सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं वो यूरोप की शक्तियों को कमजोर करते जा रहे हैं। हाँ, जितना ज्यादा बार अमेरिका का वर्चस्व बढ़ेगा उतना ज्यादा बार यूरोप की शक्तियां डिमोरलाइज्ड होती गई, कमजोर होती गई और धीरे 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 करके नीचे गिरती गई। अभी बहुत सारी शक्तियों का वर्णन हमें करना है। पहले अभी तो बोर्ड भर गया, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां और है या कौन कौन से परिणाम अभी और हैं। तो आइए अगले वाले को देखते हैं। आगे वाला जो हम तो 5 अभी देख लिए, छठे टॉपिक पे चलते हैं। अब परिणाम क्या था? परिणाम की तरफ तो सबसे पहले देखो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हालात कुछ ऐसे कमजोर पड़ गए थे ना कि जो देश हार गए थे उन देशों में ऐसे इवेंट हो चुके थे, ऐसी घटनाएं हो चुकी थी की वजह से लोगों का सरकार पर और सरकार संबंधी नियंत्रण पर से भरोसा ही उठ गया था। उन लोगों ने एकदम मतलब इन विचारधाराओं को छोड़ ही दिया था कि यार ये घटिया है एकदम चीजें, ये चीजों पर विश्वास ही नहीं करने लायक है। तो इस तरह एक ऐसा माहौल बन गया था पूरे के पूरे हारे हुए देशों में कि कोई ऐसा आएगा और हमारा पूरे देश को उद्धार करेगा, बचाएगा, पूरे देश पे से कर्जा जो है वो खत्म कराएगा। ऐसी विचारधारा पूरे के पूरे देश में गूंज रही थी और इसी विचारधारा का फायदा उठाकर रूस हारे हुए देशों में बोले या फिर उन्हीं देशों में बोले तो एक नई सोच का जन्म हो गया जिसको कुछ लोग कहते हैं अधिनायकवाद। नायकवाद या जिसको मैं कहना पसंद करता हूं तानाशाही। तानाशाही का उदय। हालात ऐसे हो गए किसी को सरकार में भरोसा ही नहीं है। सरकार जो बोल रही है वो फेल हो जा रहा है, सरकार के सारे नियम बेकार हो गए, सरकार का सारा खर्चा खत्म हो गया, सब कुछ गड़बड़ ही चल रहा है, अपनी मर्जी से बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। सरकार के बदले कौन अच्छा रहेगा? वो व्यक्ति जो हमारे बारे में सोचेगा और आपके बारे में जो सोचेगा उसको आप पावर देना चाहोगे। और यही रीजन था कि हिटलर हो गए या फिर मुसोलिनी हो गए, ये दोनों नेता भाषण देते थे जिसकी वजह से जनता प्रभावित हो जाती थी और जनता को लगता था यही तो इंसान है जो हमारे देश को बचाएगा, यही इंसान तो सब कुछ कर रहा है, हमारा देश वाला बाकी कहाँ कुछ कर रहा है। और इसी से तो मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोगों का वर्चस्व बढ़ा, वो लोग ऊपर उठे, एकदम पॉपुलर हो गए, झंडे गाड़ दिए वो लोग पॉपुलर होके। वही पॉपुलैरिटी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वही पॉपुलैरिटी तो यहाँ पर दिखा रही है हमको रिप्रेजेंटेशन कि अधिनायकवाद का जन्म हो गया। लोग उसी पॉपुलैरिटी से उसको पावर दे दिया और वो पावर एक आदमी के पास चली गई तो फिर गड़बड़ तो होगी ही। और यही रीजन था कि अधिनायकवाद का जन्म इस पूरी की पूरी प्रोसेस से हुआ था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, अधिनायकवाद का जन्म इस प्रकार हुआ था। अब बात करें अगले टर्म की, 5वें टर्म की, तो पांचवा सॉरी हमारा छठा हो गया ना, 7वें टर्म की। तो 7वां टर्म ये था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये थोड़ा डीप टर्म है, बहुत गहरा टर्म है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए थे, मतलब उन दोनों के बीच में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि लोग जो थे वो कंफ्यूज हो गए थे, करें क्या और क्या ना करें। ठीक है, तो इसी वजह से वो लोग अपना ध्यान जो मुद्दा मिलता था उस पर टिका देते थे और धीरे धीरे आस पड़ोस की सरकार को भी ऐसा लगने लगा था कि लोग जल्दी ही अपना पूरा का पूरा ध्यान
इस ओर लाने वाले हैं कि क्या हो रहा है देश में, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है देश की, देश को कैसे संभाला जा रहा है, देश में कितने गलत कदम लिए गए हैं विश्व युद्ध में, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में। ये बात जब बाकी देशों को पता चल गई कि लोग जल्दी ही इस कदम को भी अपनाने वाले हैं, वो देश क्या बैठे रहेंगे? हुँ? नहीं ना। उन देशों ने तब अपने जनता का क्या करना शुरू कर दिया, अपने जनता का माइंड कंट्रोल शुरू कर दिया। सरकार जनता का माइंड कंट्रोल कर लेती है। जब कोई एक ऐसा इवेंट हो जाएगा जो पूरे देश के कंट्रोल में नहीं आने वाला है, तो सरकार एक नया मुद्दा ही जनरेट कर देगी और उसको देख के लगेगा कि वाह! कितना अच्छा मुद्दा निकाली है सरकार, लेकिन असल मायने में वो उतना अच्छा होता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो वैसे मुद्दों को क्या किया गया है यहाँ पर देखेंगे हम कि वो इवेंट क्या थे और वही इवेंट हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अधिनायकवाद या तानाशाही के बारे में पता चलेगा। ठीक है? तो ये टर्म होता था, उसके बाद आता था सरकार का विचार और भावना अभिव्यक्ति पर नियंत्रण। ठीक है? तो अगला टर्म है हमारा विचार विचार और इसको अभिव्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करने पर अभिव्यक्ति पर विचार और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण। तो सरकार का मेन फोकस ही यह हो गया कि किसी भी तरह करके लोगों का माइंड कंट्रोल करिए। अगर लोगों का दिमाग कंट्रोल नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा और इसी वजह से हर देश की सरकार ने युद्ध में जनता का माइंड नियंत्रण करने की कोशिश जरूर की। क्यों? क्योंकि युद्ध है भाई, हर देश गलती करता है। युद्ध है तो हर देश गलती करेगा। कोई एक ऐसा डेफिनिट नहीं है कि हाँ, ये सबसे सुपर आदमी है, इनसे कोई गलती नहीं हुई, ये देश सारी की सारी गलतियों का ठेकरा अपने सर पे लेके घूमेगा। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो इसी वजह से विचार और अभिव्यक्ति पर कंट्रोल करना मुश्किल बहुत हो गया था। इसी वजह से जो देश हार गए थे ना, उन्होंने तो इस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा अपनाया। उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन देशों ने पॉम्पलेट छपवा-छपवा के प्रचार पत्र जो होता है, वो छपवा-छपवा के लोगों में बाँट रहे हैं कि दुश्मन देशों की वजह से हमें ये कदम उठाने पड़े। जर्मनी के इतिहास में तो ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड एक ऐसा दुश्मन है, जो हमारे चारों साइड से रुक कर हमारे देश के बच्चों को खाए बिना भुखमरी से मार रहा है, हमारे देश को बाहर जाने से रोक रहा है। तो इस टाइप के विचारों की अभिव्यक्ति लोगों को बहुत अलग लगती थी और लोग इसी वजह से थोड़े से सनक गए थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है और लोगों का ध्यान आर्थिक संकट से उठ के दुश्मन देश इंग्लैंड पे चला गया। तो ये अवाचार और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण देखने को मिला। इंग्लैंड पे भी ऐसे ही हालात बन गए। इंग्लैंड में जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को जीत लिया गया, तो उसके बाद उसमें जो खर्चा आया था वो इतना ज़्यादा था कि आर्थिक नियंत्रण हो ही नहीं पाता और सरकार पागल हो जाती। तो इन लोगों ने क्या कर दिया ना, वी डे, सेलिब्रेशन डे करके फलाना-ढिमकाना करके बहुत सारे ऐसे दिन निकाल दिए, जिस वक़्त लोग विक्ट्री याद करते रहे और इसी चक्कर में लोग भूल गए और विचारों की अभिव्यक्ति पर सरकार का कंट्रोल वापस आ गया। ठीक है? अब ये तो था वो बड़ा इवेंट जो लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस किया। छोटा इवेंट जिसने अगले विश्व युद्ध को जन्म दिया। हारे हुए देश अगला इवेंट क्या है? अगला इवेंट है 8 नंबर जो है हमारा क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध विश्व का बीजारोपण आरोपण मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का बीज प्रथम विश्व युद्ध में बो दिया गया था। समझ रहे हो? प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते-होते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने ही वाली थी। एकदम भयंकर तरीके पे ताक लगा के बैठे थे लोग कि खत्म होगा, उधर भिड़ना है। ऐसा हुआ ही। प्रथम विश्व युद्ध में हारे हुए देशों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वो खुद को अपमानित समझने लगे। और उन देशों ने अपने अंदर वो जज़्बे को मतलब बचाए रखा, उन लोगों ने उस राष्ट्रीय भावनाओं को सँभाल के रखा। राष्ट्रवाद बहुत खतरनाक टर्म होता है, वो देश को बना भी सकता है, विदेश को बिगाड़ भी सकता है।
तो वो राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जकड़ती रही, जकड़ती रही, जकड़ती रही। धीरे-धीरे, धीरे करके हारे हुए देशों की पावर बढ़ने लगी और कुछ देश तो बहुत प्रोग्रेस कर लिए, जर्मनी, इटली जैसे देश बहुत प्रोग्रेस कर लिए। उन देशों ने जब प्रोग्रेस कर ली, तो प्रोग्रेस करने के बाद वो धीरे-धीरे अपना वर्चस्व ऊपर उठाते जा रहे थे और धीरे-धीरे, धीरे करके ऐसा माहौल देखने को मिला और साथ ही साथ जब संधि हुई ना भाई साहब, संधियाँ ऐसी थी, उसकी शर्तें ऐसी थी कि लोग पागल हो गए। वेमर की जो संधि की गई थी, जिसको वर्साई की संधि कहा जाता है, जिसमें जर्मनी के साथ संधि की गई थी, उस संधि में जो बेइज्जती की गई थी जर्मनी की, कहा ये जाता है कि जर्मनी से उसका 1/10 लैंड छीन लिया गया। जितना ज़मीन था उसका 1/10 हिस्सा छीन लिया गया। उसके सारे के सारे उपनिवेश उसने कितनी मेहनत करके दूसरे-दूसरे देशों पर अपना व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था और उन पर अपनी कॉलोनी बसाई थी यानी उनको गुलाम बनाया था। वो सारे गुलाम देश छीन लिए गए। कोई वैल्यू नहीं दी गई, हटिए जाइए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, हटाइए। ऐसे करके इवेंट बनाए गए और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जर्मनी पागल हो गया कि यार ये क्या हो रहा है? और उसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये इवेंट हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण प्रथम विश्व युद्ध की संधियों से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की संधियाँ इतनी अपमानजनक हो गई थी कुछ लोगों के लिए कि वो ऐसा भी था। साथ ही साथ इतना छीनने के बाद जर्मनी को 6 बिलियन यूरो 6 बिलियन यूरो का वॉर रिपरेशन कॉस्ट यानी कि युद्ध परिपूंजी संपत्ति जमा करनी थी। यानी 6 बिलियन यूरो आपको देना है, आपके वजह से जो पूरा युद्ध हुआ है ना, वो आपको देना है और उसका कॉस्ट देना होगा। बाकी देश बहुत आसानी से छूट गए, जर्मनी को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने देखा था कि जर्मनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ के देशों को कब्जा कर रहा है और इसीलिए सबका नज़र पे कौन चढ़ गया? जर्मनी, ठीक है? तो यही होता है, अब देखिएगा झगड़े होते हैं ना, तो जो मेन झगड़ा किया रहेगा ना, वो बच के निकल जाएगा, जो ज़्यादा बोल रहा होगा उसको पकड़ के पीट देते हैं लोग। तो वही हुआ यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में जो ज़्यादा दिख रहा था, लोगों ने उसको पकड़ लिया और जर्मनी ज़्यादा दिख रहा था, लोगों ने जर्मनी को पकड़ लिया। साथ ही साथ 10वां कारण अगर हम बोलना शुरू करें सॉरी 9वां कारण अगर बोले 9वां परिणाम, तो एक विश्व शांति का प्रयास भी हुआ। विश्व शांति प्रयास। भाई दोनों प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लोगों ने सोचा कि आगे इतनी घटिया योजना, आगे इतना मतलब भयानक सिस्टम ना हो और इसी वजह से उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक शांति का प्रयास किया। वुडरो विल्सन थे, जिन्होंने राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन बनाया 1920 में। जनवरी, यहाँ पर ये टर्म बताना ज़रूरी है कि जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ बनाया गया जिसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन, इनमें जितने भी देश शामिल थे ये खुद से युद्ध करने को तैयार नहीं थे। इसके अंदर ये संधि की गई थी और युद्ध की संभावना को पहले ही हल किया जाने वाला था। ठीक है, कोई भी युद्ध होगा तो उससे पहले चर्चा होगी लीग ऑफ नेशन में, उसके बाद ही युद्ध होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम था जिसमें विश्व शांति का प्रयास किया गया। उसके साथ ही साथ हर एक देश ने अपने आप में बदलाव लाया। इसके ये तो मतलब कारण हो गए। इसके बाद एक ऐसा कारण आता है जिसका नाम सॉरी 10वां नंबर, इसको कहते हैं सैन्य कारण, सैन्य परिणाम। रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि लोग समझ गए थे कि हालात गड़बड़ होंगे और इसीलिए लोगों ने पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो सैन्य परिणाम के वजह से उन लोगों को पहले ही लग गया था कि अभी जो हारे हैं तो अभी तो बड़ा मुश्किल से जीते हैं, अगले बार क्या होगा? और इसी वजह से जीते हुए देश अपनी सेना बढ़ाने लगे, तो हारे हुए देश डर गए, वो भी धीरे-धीरे अपनी सेना बढ़ाने लगे, तो सैन्य का परिणाम चेंज हो गया। समझ में आया? अब अगर आर्थिक कारणों की बात करना शुरू करें, तो अब इसके आर्थिक परिणामों की बात करें तो सबसे पहले देखने को मिलता है जन-धन की जन-धन भारी
रिजल्ट देखोगे तो देखने को मिलेगा कि इतने लोग मरे थे और इतना पूंजी बर्बाद हो गया था ना इस युद्ध को लड़ने में, फायदा कुछ नहीं हुआ। सब लोग अपना-अपना चक्कर में पड़े हुए थे। तो इसी वजह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत झोल देखने को मिल गया। अब प्रथम और विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बहुत ही बड़ी चीज़ आई थी जिसको कहते हैं कुछ लोग आर्थिक महामंदी। आर्थिक संकट का नाम दे देते हैं हम, ठीक रहेगा। क्योंकि देखो जनता तो मर गई, बहुत सारा धन पहले ही वेस्ट हो गया, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई क्योंकि कई सारे लोग बम गिरा रहे हैं तो इंडस्ट्री फूट फाट रही है, ठीक है। इसी वजह से और जितने भी काबिल लोग थे उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती करा लिया गया था, तो सारे काबिल लोग तो वहीं चले गए थे और इसी वजह से क्या हो गया था, पूरे के पूरी गड़बड़ी का माहौल बना हुआ था। तो और इसी वजह से इसके वजह से आर्थिक संकट का जन्म हो गया बेचारा। अब चाह कर भी ये लोग अपनी पावर नहीं लगा पा रहे थे, चाह कर भी ये लोग अपने देश को इकट्ठा करके फोर्स में नहीं ला पा रहे थे। तो ये चीजें भी देखने को मिली और इन्हीं के वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्ट आपको देखने को मिलेगी। देखो और आर्थिक कारण तो हो गए, सामाजिक कारणों की बात करना शुरू करें तो देखो सबसे पहले इसमें सारे देश को लगभग अब समानता देखने को मिलने लगी। यानी कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, सबको साथ में रखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि सब लोग समझ गए थे कि गड़बड़ इसी वजह से हो रही है क्योंकि लोगों को गड़बड़ी लग रही है और समानता लाओगे तो बेटर रहेगा। समानता शुरू हुई, जनसंख्या बहुत कम हो गई। बहुत क्या मतलब आधी हो गई जनसंख्या, ऐसा कहा जाता है कि 40% जनसंख्या ही बची हुई थी। स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। क्यों? देखो, ये टॉपिक तो हम लिख सकते हैं 13 नंबर कि स्त्रियों की स्थिति सुधरी। क्यों भाई? आप भी अपना दिमाग चलाओ। चलाना क्या है? एक ही लाइन में बोल सकते हैं कि सारे पुरुष युद्ध लड़ने चले गए तो सारा कार्य बाहिर किस पर आ गया, इन्हीं महिलाओं पर आ गया, तो इनकी स्थिति खुद ब खुद सुधर गई। मजदूरों की स्थिति सुधरी भाई, मजदूर जैसे ही जो युद्ध में लड़ने गए थे वो वापस आए तो उनको बहुत पैसे दे देकर युद्ध में कंपनी में वापस रखा जाने लगा क्योंकि पैसे पहले ही कंपनी में लोग कम पड़ गए थे, जनसंख्या आधी हो गई थी और मजदूरों की स्थिति सुधर गई खुद ब खुद। और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रोग्रेस पे बहुत ध्यान दिया गया। सबका मेन फोकस ही ये था कि अब वैज्ञानिक प्रगति होनी चाहिए क्योंकि यही चीज थी जिसने विश्व युद्ध में विजय दिलाई थी। गन्स वेपन बहुत जितने एडवांस गन और जितने एडवांस वेपन रहते थे उतना ही बेटर माना जाता था। तो ये था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा परिणाम का वीडियो। हम एक अलग ही वीडियो लाना चाहते थे रिजल्ट पे ताकि आप इसको समझ सको। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वीडियो अब हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और उसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर ऐसे ही कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसकी वजह से घर बैठे ही पढ़ाई हो रही है और क्या चाहिए। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।